SWB में आपका स्वागत है। आइए आज के एपिसोड से संभावित उम्मीदों पर नजर डालते हैं। अनुपमा में अनुपमा ने अनुज को वापस उसके पास भेजकर सब कुछ अच्छा करने के लिए भगवान से प्रार्थना की, जैसा कि कुछ दिन पहले था। अनुपमा कहती है कि अनुज के वापस आने पर वह उसे समझा सकती है और उसे दिलासा दे सकती है, क्योंकि वह जानती है कि अनुज अत्यधिक दर्द में है। भावेश आता है और अनुपमा से कुछ खाने और इस बीच अपना ख्याल रखने के लिए कहकर उसके साथ रहने की कोशिश करता है। अनुपमा भावेश की सलाह के प्रति तटस्थ रहती है और लगातार उससे पूछती है कि वह क्या सोचता है कि मुंबई में कांता और अनुज के बीच क्या चल रहा है। इस बीच कांता अनुज के अंदर से वापस आने का इंतजार करती है और उससे पूछती है कि क्या उसे उसकी बातों को अंतिम निर्णय मानते हुए छोड़ देना चाहिए। अनुज कांता से आंख नहीं मिलाता और उसे बताता है कि वह निश्चित रूप से अनुपमा के पास नहीं लौटेगा, क्योंकि उनका एक साथ कोई सुखद भविष्य नहीं है। गुम है किसी के प्यार में विराट हाल ही में सई का इंतजार कर रहा है और सोच रहा है कि वह अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। तभी सई वहां आती है और विराट से कहती है कि वो सत्या के घर गई थी और इसलिए उसे देर हो गई है। विराट सत्या का नाम सुनकर ईर्ष्या महसूस करता है और उसे पूछता है कि वह सत्या के घर क्यों गई थी। सई को विराट का उससे सवाल करना पसंद नहीं है और वह उसे स्पष्ट रूप से बताती है कि उसे उसके निजी जीवन के बारे में सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। विराट भी गुस्सा हो जाता है और चिढ़कर उसे कहता है कि उसे खेद है कि उसने पूछा। दूसरी ओर पत्रलेखा विराट के भ्रमित चेहरे के बारे में सोच रही है और सोचती है कि उन कागजों में क्या हो सकता है जिसमें विराट बंधा हुआ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुस्से में दिख रही मंजरी को देखकर अक्षरा और अभिनव हैरान रह जाते हैं। वह अंदर आती है और उन्हें बताती है कि वह अक्षरा से बात करने आई है। अभिनव उसके पास जाता है और उससे अभिमन्यु का स्थान देने का अनुरोध करता है, क्योंकि यह उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मंजरी अक्षरा के पास आती है और उससे पूछती है कि वह उनके जीवन में क्यों लौटी है, जब अभिमन्यु आखिरकार आगे बढ़ गया है और आरोही और रूही के साथ खुश है। दूसरी ओर आरोही अभिमन्यु से कहती है कि उसे रिसोर्ट में फोन रखने की अनुमति नहीं है, जबकि अभिमन्यु उसे बताता है कि एक डॉक्टर और एक सैनिक कभी ड्यूटी से बाहर नहीं होते हैं और वो अपने मरीज को पीड़ित नहीं होने दे सकते, क्योंकि वह उपलब्ध नहीं था। इमली में अथर्व द्वारा अपनी मां के मुंह पे पानी लाने वाले मालपुओं को स्वीकार करने से इनकार करने पर धैर्य को गुस्सा आ रहा है। वह खुद से वादा करता है कि वो जल्द ही उसकी सारी खुशियां छीन लेगा, ठीक उसी तरह जैसे उसने अपने विशेषाधिकार और खुशियां छीन ली है। राणा हवेली में जब सभी लोग रात का खाना खा रहे थे, देविका मालपुए चखने के तुरंत बाद खो जाने के बाद रुद्र पर नजर डालती है। वह उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर वह धीरे धीरे और भद्दी आवाज में जवाब देता है कि वह ठीक है। देविका को रुद्र के व्यवहार के बदलाव पर संदेह है, जबकि इमली का दावा है कि वो जानती है कि रुद्र निश्चित रूप से मिठाई और स्वादिष्ट मालपुए की सराहना करेगा। फालतू में सविता फालतू को घर के अंदर बुलाती है। इन सब घटनाओं के बाद फालतू घबरा जाती है और सोचती है कि सविता उसे दोबारा क्यों बुला रही है। वह व्याकुलता से उसके पास जाती है, उससे दोबारा बुलाए जाने का कारण पूछती है। सविता फालतू से कहती है कि वह मित्तल परिवार के लिए बहुत बदकिस्मत है और उससे उसके जीवन से बाहर निकलने के लिए कह रही है। वह उसे पैसे से भरा एक सूटकेस का प्रस्ताव देती है। फालतू को बताती है कि सूटकेस में इतना पैसा है कि बिना काम किए एक आरामदायक जीवन वह जी सकती है। सविता आगे फालतू को आश्वासन देती है कि वह भविष्य में और भी पैसों के लिए उससे संपर्क कर सकती है, लेकिन अयान और मित्तल के घर छोड़ने से पहले नहीं। यह सुनकर फालतू आग बबूला हो जाती है और व्यक्त करती है कि सविता ने स्पष्ट रूप से उसका अपमान करने के लिए पर्याप्त बकवास बात कही है। यह बता रही है कि यह वह है जो यहाँ से बोलती है। पंड्या स्टोर में शिवांक सभी को बता रहा है कि धरा वह है जिसने सारा पैसा इस्तेमाल किया है और अब दोष उसी पर डाल रहा है।
धरा गुस्से में शिवांग पर यह आरोप लगाने के लिए घुरती है, जबकि हर कोई धरा को शक भरी निगाहों से देखने लगता है। वह सभी से यह मानने के लिए विनती करती है कि वह झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन देव धरा को समझाता है कि यह मोहर झूठी है, इसलिए धरा के पास उसकी कहानी को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। यह सुनकर धरा शिवांग को दोषी साबित करने के लिए पासबुक लाने के लिए अपने कमरे में जाती है, जबकि शिवांग सिर्फ चोट लगने का नाटक करता है। शिवांग सुमन से कहता है कि उसने धरा से कोई पैसे नहीं लिए हैं, फिर भी धरा उस पर आरोप लगा रही है क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह इस घर में रहे। तभी धरा पासबुक लेकर लौटती है, जो यह साबित कर सकती है कि उसने पिछले साल 27 फरवरी को शिवांग को पैसे दिए हैं। ये है चाहते में नयनतारा सम्राट से कहती है कि वह बाद में उसकी स्वीकृति सुन सकती है, लेकिन पहले उसे हैकर्स को वीडियो अपलोड करने से रोकने की जरूरत है। वह मानसी का फोन खोलने की कोशिश करती है और कुछ कोशिशों के बाद वह उसे अनलॉक कर देती है और फिर से सम्राट की मदद की सराहना करती है। फोन के माध्यम से वह कॉलर लिस्ट और मैसेजेस की जांच करती है और एक चैट ढूंढती है जहां मानसी ने वीडियो भेजा है और रात तक इसे अपलोड करने के लिए कहा है। वह यह भी पाती है कि उपयोगकर्ता ने मानसी को स्थान भेज दिया है और उसके लिए यह सुराग छोड़ने के लिए भगवान का धन्यवाद देती है। सम्राट बिस्तर पर बैठ जाता है क्योंकि नयनतारा पानी और सिरदर्द की गोलियां लेती है, जिसके बाद सम्राट अपने होश में बेहतर महसूस करता है। इस बीच मानसी को पता चलता है कि उसका फोन गायब है और उसे यकीन है कि यह नयनतारा के पास है, क्योंकि हो सकता है कि सम्राट ने उसके कमरे से निकलते समय उसे चुरा लिया हो। वह गुस्से में नयनतारा के कमरे में जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। चाशनी में तरुण निर्भय को निर्देश देता है कि संदेह से बचने के लिए उसे आगे क्या करना चाहिए। हालांकि समीर और उसके साथी गैंगस्टर इकट्ठा होते हैं और चर्चा करते हैं कि कैसे निर्भय को अपने पैसे वापस करने में देर हो गई और उसे सूली पर चढ़ाने पर विचार किया। हालांकि अगले दिन जैसे ही निर्भय मदनपुर की गलिया से गुजरता है, उसका सामना समीर से होता है, जो अपने साथ बदमाशों को उसे पीटने का आदेश देता है। निर्भय को बुरी तरह पीटा जाता है और उसके माथे से खून बहने लगता है। इस बीच चांदनी उसे सड़क पर गाड़ी चला रही है। अब उसने समीर के गुंडों को निर्भय को पीटते देखा और बल के साथ जवाब देने का इरादा किया। समीर उसे एक डंडा रूप देता है क्योंकि वह उसे और उसके परिवार के पास अपनी धमकी देने वाली शक्ति और अधिकार का उपयोग नहीं करने की चेतावनी देती है। वह चांदनी को सूचित करता है कि निर्भय ने अभी तक अपना पैसा वापस नहीं किया है, जिस पर वह जवाब देती है कि वह बीमा भुगतान प्राप्त करते ही ऐसा कर देगी। वहीं समीर का दावा है कि निर्भय के हाव भाव से साफ है कि उसने खुद अपने क्लब में आग लगाई है। तेरी मेरी डोरिया में अंगद अपने मन में सोच रहा था कि अगर यह वह साहिबा को दोषी साबित करना चाहता है तो उसे सीरत के लापता होने के बारे में सच्चाई का पता लगाने की जरूरत है। वह सिर्फ साहिबा को अजीत से बात करते हुए देखता है क्योंकि उसे यकीन है कि सीरत यही है और संतोष सीरत के साथ छिपी है। अजीत की बातों से साहिबा परेशान हो जाती है और अजीत उससे परेशान न होने का आग्रह करता है क्योंकि सब कुछ सामान्य हो जाएगा क्योंकि साहिबा वापस आ गई है। साहिबा फिर गेस्ट रूम की ओर जाती है, तभी संतोष दरवाजे के पीछे रोती है और वह संतोष को गले लगा लेती है। वह संतोष से कहती है कि भले ही वह उस पर गुस्सा है, लेकिन वह नहीं चाहती कि संतोष दुखी रहे, जबकि संतोष बेकाबू होकर रोती है। दूसरी ओर सीरत परिणामों के बारे में सोचे बिना मोंगा के घर आने का मन बना लेती है। उस रात बाद में अजित साहिबा और अंगद को यह कहते हुए अतिथि रूम में देख लेता है कि उन्होंने कमरा उनके लिए तैयार किया है। मीत में मनमीत शगुन की आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है कि मत रोना क्योंकि वह इसे देख नहीं सकता है। शगुन कहती है कि वह रो रही है क्योंकि उसे चोट लगी है, लेकिन अगर वह ऐसा चाहता है तो वह नहीं रोएगी। वह फर्श पर घुटती है, अपनी पीड़ा में खो जाती है, यह सोचकर कि मनमीत दिन बिताने के साथ उससे दूर जा रहा है। मनमीत समझ जाता है कि शगुन यह सोचकर दुखी है कि उसके लिए उसका प्यार कैसे कम हो गया क्योंकि वह मीत को घर में वापस ले आया है। वह कुछ ऐसा करने के बारे में सोचता है जिससे शगुन को यकीन हो जाए कि वह वही है जिससे वह प्यार करती है।
दूसरी ओर मीत हुड्डा द्वारा शिव पार्वती की एक सुंदर मूर्ति बनाते देख गुणवंती को गुस्सा आता है, जबकि सपना अपना सजोदा इससे प्रभावित हो जाता है। उसके द्वारा बनाए गए सुंदर देवताओं की सराहना की जाती है। सपना ने मीत की तारीफ की, जबकि मीत हुड्डा सोचती है कि मीत अहलावत के लिए वह कैसे अहलावत के घर में ये रस्में किया करती थी। अतीत को याद करते हुए मीत हुड्डा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जल्द ही उन्हें पोंछने की कोशिश करती है। किसी को उसके आंसू नजर नहीं आते। भाग्य लक्ष्मी में हरलिन समझती है कि लक्ष्मी नीलम को क्या बताने की कोशिश कर रही है। वह जानती है कि लक्ष्मी भांग के प्रभाव में है और बाद में उसे इसका पछतावा होगा। लक्ष्मी अपने पैर से पैर तक झुकती है और उसे एक फ्लैशबैक आता है जब ऋषि ने उसे आई लव यू कहा था। इस बीच मलिष्का ऋषि के पास जाती है, जो अभी भी भांग में है, और उसे लुभाने की कोशिश करती है। जैसे ही ऋषि बड़बड़ाता है, मलिष्का अपने होठों को बाहर की ओर थपथपाकर उसे किस करने की कोशिश करती है। हालांकि उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती है जब ऋषि कहता है कि वह लक्ष्मी से प्यार करता है। दूसरी ओर नशे में धुत लक्ष्मी घोषणा करती है कि वीरेंद्र और हरलिन के कारण ही वह ओबराय हाउस में रहने में सक्षम थी। लक्ष्मी उन दोनों से कहती है कि वे उसके लिए बहुत अच्छे हैं। कुंडली भाग्य में राखी ने निधि का हाथ पकड़ा और उसे बताया कि शौर्य उसका पिता है और उसे बताना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ था। निधि राखी का हाथ देखती है और उसे अशिष्टता से कहती है कि शौर्य उसका बेटा है और वह उसके देखभाल करेगा, और वो वहां से चली जाती है। हालांकि राखी आसानी से नहीं डरती और निधि से कहती है कि वह उसे शौर्य के बारे में बताए, यह कारण फोन करेगी। निधि उससे चिंतित है। राखी को यह बताने का फैसला करती है कि शौर्य के साथ क्लब में एक लड़का था और वह उसके कह रहा था कि वह अपनी माँ का बदला लेने आया है। राखी घबराई हुई लग रही है और उससे पूछती है कि वह लड़का कौन था और उसकी माँ का नाम क्या था। इस बीच पुलिस शौर्य को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुद को मुक्त करा लेता है और राजवीर पर फिर से हमला करता है और उनकी लड़ाई में वे एक दूसरे को इस हद तक मारते हैं कि वे क्लब के बाहर फर्श पर गिर जाते हैं।